यूएस फेड रेट कट्स, ये काफी चर्चा में रहता है ये पॉइंट। यूएसए का फेडरल बैंक ऑफ जो यूएसए है उसने फेड रेट को कट कर दिया। पॉवेल का स्टेटमेंट क्या आया, पॉवेल के स्टेटमेंट पे शेयर मार्केट की नजर, अब शेयर मार्केट देखना चाहता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे डिप्लोमेटिक प्रेशर कि यूएस फेड रेट कट हो गई है तो अब हो सकता है आरबीआई भी अपनी पॉलिसी रेपो रेट को कम करे, ब्ला ब्ला ब्ला। ये चीजें आप क्या करते रहते हैं, देखते रहते हैं। खासकर जब आप शेयर मार्केट में अगर ट्रेड करते हैं या एस्पिरेंट होने के नाते आप इकोनॉमिक इंफॉर्मेशंस को गेन करना चाहते हैं तो ये सब चीजें आती हैं। तो ये होता क्या है, तो फेड रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक्स लेंड देयर एक्सेस रिजर्व बैलेंसेस टू अदर बैंक्स। आपने इंडिया में जब मॉनेटरी पॉलिसी अपन पढ़ते हैं, जब बैंकिंग सिस्टम अपन पढ़ते हैं, तो आपने सुना होगा कि एक MIBOR, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, मिबोर के नाम से जो इंटर बैंक ऑफर रेट होती है, जिस इस रेट पर एक बैंक अपने फंड को दूसरे बैंक को लेंड करता है। तो ऐसा ही अमेरिकन जो सिस्टम है उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज की जाती है उसको फेड रेट कहते हैं। इसको ओवरनाइट रेट कहते हैं क्योंकि इसमें जो भी लैंडिंग की जाती है वो एक दिन के लिए की जाती है, और एक दिन के बाद का मतलब होता है एक रात के बाद। तो एक रात के बाद का मतलब हो गया ओवरनाइट, तो इसको ओवरनाइट रेट भी कहते हैं। अब ये वैसे डिसाइड नहीं होती है, ऐसे नहीं है कि इसमें कोई यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है वो इसको डिसाइड करता है। इसके लिए बॉन्ड का यूटिलाइजेशन किया जाता है। बॉन्ड को या तो परचेज करता है, आपने ओपन मार्केट ऑपरेशंस में देखा होगा कि सेंट्रल बैंक यानी हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या तो सेल करेगी और या क्या करेगी, बाईबैक करेगी यानी रीपरचेज करेगी। तो ये आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो सिर्फ ये समझना है कि एक ओवरनाइट रेट होता है जिस फेड रेट के ऊपर एक बैंक दूसरे बैंक को एक दिन का जो लोन फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाता है। कौन डिसाइड करता है, तो इसके लिए फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है, FOMC, ये डिसाइड करता है। कई सारे फैक्टर्स इसमें चेक किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई सिक्का उछाल के फैसला करते हैं कि व्हाट शुड बी द फेड रेट। इसके लिए देखा जाता है कि सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे इन्फ्लेशन कितनी चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, ये सब कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करने के बाद में एक साल में 8 बार फेड रेट को डिसाइड किया जाता है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मिनिमम जो सिटिंग्स हैं वो 4 बता रखी हैं, लेकिन हर 2 महीने में एक बार बैठक होती है, तो 6 बार अपन एक साल में देख सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जून में हो चुकी है। अब आफ्टर 2 मंथ्स जुलाई अगस्त में इसकी अगली मीटिंग वापस होने वाली है, फिर सितंबर अक्टूबर के बाद फिर नवंबर दिसंबर, इस तरीके से चलता रहता है। तो ये जो FOMC की जो बैठक है ये एक साल में 8 बार होती है। अब ये डिसाइड कैसे करता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता है इस रेट को। इसके लिए क्या करता है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस इंक्लूड करता है। व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तो यहां पर क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी कंट्री का, ये सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीद लेता है। जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट को जब भी कभी अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट पूरे करने होते हैं तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करता है, जिसमें सेंट्रल बैंक एज एन एजेंट रोल प्ले करता है। तो इस प्रोसेस में गवर्नमेंट बैंक से सेंट्रल बैंक सारे बॉन्ड्स खरीद लेता है गवर्नमेंट से, और इसको फिर मार्केट में या तो सेल करता है और या बेची गई चीज को वापस से परचेज करता है। तो इसी को कहते हैं रीपरचेज। अब जब ये बॉन्ड सेल करेगा तो बैंक्स आएंगी और आकर क्या करेगी, बॉन्ड को खरीदेगी। तो बैंकों की जो लिक्विडिटी है वो सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगी, और इससे इकोनॉमी में, पर्टिकुलर इकोनॉमी में क्या हो जाता है, जो लिक्विडिटी होती है, मनी सप्लाई जो होती है वो थोड़ा कम हो जाती है। और जब भी कभी सेंट्रल बैंक को यह लगता है कि अब रिसेशन का पीरियड चल रहा है, लिक्विडिटी पूरी की पूरी जा चुकी है, तो ये बेची गई गवर्नमेंट बॉन्ड्स को वापस से रीपरचेज कर लेता है, उस इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करता है। तो बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ जाती है, बैंकों का क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाता है। तो ये जो सिस्टम हमारे इंडिया में आपने ओपन मार्केट ऑपरेशन में पढ़ा, सेम सिस्टम फेड बैंक में होता है। या तो ये बॉन्ड्स को बाय करेगा और या बॉन्ड्स को क्या करेगा, सेल करेगा। जब ये बॉन्ड्स को बाय करेगा तो क्या होगा, तो व्हेन द फेड वांट्स टू लोअर द रेट इट बाइज गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्रॉम बैंक्स। ये बैंक से क्या करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीद लेता है। जब ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदता है तो फेड बैंक का जो पैसा है वो बैंक्स के पास आ जाता है। तो दिस इंजेक्ट्स मनी इनटू द सिस्टम, मेकिंग रिजर्व्स मोर प्लेंटीफुल एंड ड्राइंग डाउन द इंटरेस्ट रेट बैंक्स चार्ज ईच अदर। तो ये अपने आप ही जैसे ये खरीदेगा तो लिक्विडिटी ज्यादा आ जाएगी, तो कॉमन सेंस की बात है, बैंकों को पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि सेंट्रल बैंक यानी फेड बैंक ही ये पैसा मार्केट में इंजेक्ट कर रहा है रीपरचेज करने के बाद में। और जब इसको क्या करना होता है, इसको रेज करना होता है, तो ये क्या करता है, बॉन्ड्स को सेल करता है। अब बॉन्ड्स को सेल करता है तो बैंक अपना पैसा लाके फेड बैंक को दे देती है।
अब अगर बैंक को क्रेडिट क्रिएशन करना है तो वो किसी दूसरे बैंक से क्या करेगी, मनी लैंड करवाएगी या मनी मांगेगी, बोरो करेगी। तो लेंडर बोरोवर की डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग इस रेट में इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या करता है, काम करता है। ठीक है, इंपैक्ट्स ऑफ द फेड रेट क्या होता है, तो इसमें बोरिंग कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर फेड रेट हाई हो जाती है तो इसमें क्या हो जाता है, लोन ज्यादा महंगे हो जाते हैं। लोन ज्यादा महंगे हो जाते हैं तो लोन की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है, जो पेइंग कैपेसिटी होती है वो थोड़ी डाउन हो जाती है। मार्केट से एक्सपेंसेस में जो मनी आती है उस एक्सपेंसेस में थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया जाता है ना। तो बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। और एक्सचेंज रेट, अगर फेड बैंक क्या करेगा, अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा सपोज, तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। अब जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर का प्राइस भी क्या होगा, बढ़ेगा, और एक्सचेंज रेट में और करेंसी की वैल्यू जो होगी वो डाउन हो जाएगी। तो ये सब कुछ इसके फेड बैंक के क्या होते हैं, इंपैक्ट्स होते हैं। एक सिंपल सा कंसेप्ट समझ लो, यदि फेड रेट को बढ़ाया, यदि फेड रेट को क्या किया, इंक्रीज किया, तो इंक्रीज करते ही लोग क्या करेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि फेड बैंक से ज्यादा ब्याज मिल रहा है और फेड बैंक यूएसए का बैंक है, तो इसमें डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर की प्राइस भी क्या होगी, अपने आप ही बढ़ जाएगी। डॉलर की प्राइस बढ़ेगी तो अपन रुपए से कंपेयर करें तो इंडियन नेशनल रुपीस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इसको अपन डिवैल्यूएशन नहीं कहेंगे, इसको डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन नेशनल करेंसी बोलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या काम होते हैं वो अपन ने देख लिया।